ग्रीटिंग्स एंड हेलो एवरीवन, आपका जैक ग्रेमो चैनल पे स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ अलीता में अलीटा बैटल एंजल का 4th वॉल्यूम एंजल ऑफ विक्ट्री। इस वॉल्यूम में हमारी अलीटा की जो मोटरबॉल वाली स्टोरी शुरू हुई थी वो पूरी तरह खत्म होने वाली है। इसलिए अगर आपने इससे पहले का वॉल्यूम 3 नहीं देखा हो और उससे भी पहले वॉल्यूम्स 1 या फिर 2 नहीं देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैं कोई रिकैप नहीं देने वाला। और चलिए इसी के साथ हमारे अलीता बैटल एंजल की दुनिया में सफर कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अलीता के साथ, जो कि अपनी नेक्स्ट रेस के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि इस रेस में उसे सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि अपनी नई टीम के लिए प्लेयर्स भी सिलेक्ट करने हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं डॉक्टर ईडो को जेसुकन के साथ उसके घर पर, जहां पर जेसुकन को लगने लगा है कि डॉक्टर ईडो उसकी टीम में आया है ताकि वो अलीता को जितवा सके। अब गलतफहमी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए डॉक्टर ईडो को ना चाहते हुए भी सबको सच बताना पड़ता है। वो जेसुकन को सारी बात बता देता है कि कैसे अलीता उसकी बेटी समान है और कैसे हीगो की मौत के बाद वो मोटरबॉल में जुड़ गई, और अब उसकी कोशिश है कि वो अपनी बेटी को फिर से पा सके। इसके लिए उसे चाहिए कि उसका घमंड तोड़ सके, और वो काम सिर्फ एक चैंपियन ही कर सकता है, उसे मोटरबॉल में पूरी तरह हराकर। वो जेसुकन को विश्वास दिलाता है कि समायरा से मिलना और उसकी टीम में शामिल होना उसके प्लान में नहीं था, वो तो सिर्फ इत्तेफाक से अनजाने में हो गया है। और इन सब बातों को सुनकर जेसुकन भी चैन की सांस लेता है। उसे भरोसा हो जाता है कि ईडो सच में एक अच्छा इंसान है। फैमिली की अहमियत को जेसुकन भी समझता है, क्योंकि उसकी भी फैमिली के नाम पर सिर्फ उसकी बहन बची है जो कि है समायरा, और ईडो के पास है सिर्फ अलीता, जो कि असली में उसकी बेटी है भी नहीं। तो जेसुकन अच्छी तरह रिलेट कर सकता है। तो जेसुकन और ईडो के बीच में जो बात हो रही थी, उसी बीच जेसुकन को फिर से अपने ब्रेन में अटैक आने लगता है, वो बेहोश हो जाता है। और हम कहानी पे फिर से शिफ्ट हो जाते हैं अलीता पर, जो अपनी रेस के लिए तैयारी कर रही थी। अब रेस शुरू ही होने वाली है और यहाँ पे प्लेयरों की गिनती बहुत ही ज़्यादा है। अलग अलग तरह के प्लेयर भरे हुए हैं, तो मैं सिर्फ कुछों के नाम लेने वाला हूँ, और कुछों को आप उनके नंबर से ही देख लेना, क्योंकि सच में सबके नाम लेना ही बहुत ही मुश्किल है। एक से एक अजीब नाम भरा हुआ है। कुछ मेन कैरेक्टर्स को मैं फिर से याद दिला देता हूँ जो मैंने पिछले वॉल्यूम में देखे थे, जैसे कि अजाकटी, जो कि अलीता से पहले लड़ाई की थी और फिर उसका अच्छा दोस्त बन गया, और ये तो उसकी टीम में जाने ही वाला है। इसके बाद था आर्म ब्लेस्ड, जो कि सेकंड लीग का चैंपियन है। यहाँ पे थर्ड लीग, सेकंड लीग और टॉप लीग होती है। जेसुकन पूरे मोटरबॉल का चैंपियन है और सेकंड लीग का चैंपियन है आर्म ब्लेस्ड। इसके अलावा हमने देखी थी क्रिम्सन विंड, जो कि अपने हथियारों की जगह अपनी स्पीड पे और टेक्निक पे भरोसा करती है, और इसको तो आपने मूवी में भी देखा है। इसके अलावा है टिंगल, जो कि अलीता का बहुत ही बड़ा फैन है, लेकिन वो मोटरबॉल में बिल्कुल बेकार प्लेयर माना जाता है। और इसके अलावा है एक चीटर प्लेयर, जो कि है स्कम। और यही वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मूवी बिल्डअप कर रही है सेकंड पार्ट के लिए, अगर कभी आए तो। और हाँ, इसके अलावा मोटरबॉल के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी गन वाला वेपन, फ्लेम थ्रोअर या फिर प्रोजेक्टाइल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर रेस है। इसके अलावा एक नियम है कि आप यहाँ पे 5 सेकंड से ज्यादा अगर रेस ट्रैक में कहीं पे भी रुक जाते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी, और आखिरी पेनल्टी की आप दूसरी साइड में यानी अपोजिट साइड में वापस नहीं जा सकते। तो अब बहुत कुछ बता दिया, अब चलिए कहानी पे फिर से बढ़ते हैं। तो रेस शुरू हो जाती है पहली सीटी के साथ, और यहाँ पे एक प्लेयर जो सबसे आगे था अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए बॉल को हासिल कर लेता है, और सभी प्लेयर उसके पीछे लग जाते हैं, जिनमें क्रिम्सन विंड सबसे आगे थी। अपनी स्पीड के सहारे वो भीड़ को चीरते हुए बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही थी। अलीता संघर्ष कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पीछे थी, तो वो सभी प्लेयर को एक एक करके निपटा रही थी, उनसे फाइट करके। और क्योंकि अलीता ने बहुत अच्छा नाम कमा लिया हाल ही में अपनी परफॉर्मेंस से, तो सभी प्लेयर उसी से लड़ने के लिए तैयार थे। सभी उस पर एक एक हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि पूरी टीम बनाकर उस पर अटैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उसकी मदद की अजाकटी ने, जो कि आपको पता ही है उसका पार्टनर बन गया था। दोनों ही अपनी टेक्निक्स को मिक्स करते हैं और एक अच्छा खासा टीम अप खड़ा कर देते हैं, जिसके सामने कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा था। सभी प्लेयर्स उनका सामना कर रहे थे, तो स्कम ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपने ही एक साथी को आग लगा के अलीता के ऊपर फेंक दिया। सभी हैरान थे कि चीटिंग तो एक दूर की बात है, ये तो अब हद से ज्यादा बेहुदा हरकत कर रहा है, जिस पर अलीता को गुस्सा आ जाता है और वो फैसला करती कि आज तो इसे निपटा ही देगी। अब स्कम को पता था कि वो अलीता का सामना नहीं कर सकता है, तो फिर से एक गंदी चाल चलते हुए वो फैंस में पब्लिक के ऊपर ही गिर जाता है, यानी खुद ही रेस से बाहर गिर जाता है, ताकि उस पर पेनल्टी भी ना लगे और वो रुका भी रह सके। जबकि अगर अलीता रुकती है या फिर वापस पीछे जाएगी तो उस पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अलीता को तो हम जानते ही हैं कि वो है कैसी। पेनल्टी की परवाह ना करते हुए वो फिर से पीछे जाती है और स्कम को पकड़ लेती है। उसको दबोचते हुए वो अपना आइकॉनिक लाइन बोलती है, जिसको आप जानते ही हैं, आई डू नॉट स्टैंड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ ईविल। ये लाइन यहीं से ली गई है, और इसलिए मुझे ये विज मीडिया का नॉर्थ अमेरिकन ओल्ड एडिशन अच्छा लगता है, क्योंकि जेम्स कैमरन सर ने इसी को पढ़ा था और इससे मूवी सागा बनाने का फैसला किया। खैर, कहानी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो अलीता को पेनल्टी लग चुकी है और रेस अपने आखिरी चरम पर है, जहां पे क्रिम्सन विंड अभी भी बॉल को हथियाने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे आर्म ब्लेस्ड लगा हुआ है और उसके पीछे अजाकटी, साथ ही साथ अलीता के साथ टिंगल भी आया हुआ है, जो कि अलीता को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो अलीता का सबसे बड़ा फैन है और कोशिश कर रहा है कि अलीता उसे भी टीम में ले ले। लगता है ये मेरा ही दूसरा रूप है मांगा के अंदर। सभी प्लेयर्स रेस ट्रैक के सबसे खतरनाक हिस्से को बड़ी ही सावधानी से पार कर रहे होते हैं, लेकिन आर्म ब्लेस्ड तो पूरे मजे ले रहा था। आखिर खुद कांटों से बनाए कांटे तो अच्छे ही लगेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि मोटरबॉल के सेकंड लीग का चैंपियन है, तो उसके फैंस उसके लिए दीवाने हुए पड़े थे और उससे विनती कर रहे थे कि मेरा नंबर ले ले। और नंबर उसने ले भी लिया एक का, उसके हाथ काट के अपने सिंग बना लिए। और जिस आदमी के काटे उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे वाले तो उसे चिढ़ भी रहे थे कि यार ये कितना लकी है, पूछो ही मत। वही फैन वाला क्रेज जो कि हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, क्रिकेट में तो आपने देखा ही होगा, उससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या है।
खैर अजाकटी के 3 स्टूडेंट बड़ी बहादुरी से आर्मलेस का सामना करने के लिए उसे भिड़ जाते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं आर्मलेस है क्या चीज। आर्मलेस बड़ी बेरहमी से उनको मार देता है और उनके शरीर के टुकड़े कर देता है, जिसे देख अजाकटी पूरे गुस्से में आके आर्मलेस से भिड़ जाता है। यहाँ पे 2 बड़े खतरनाक प्लेयर्स का अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि अगर अजाकटी क्रसर है तो आर्मलेस तो आपने देखा ये पूरा मॉन्स्टर है। दोनों के बीच में अच्छी खासी दावेदारी हो रही थी और अजाकटी अपनी टेक्निक से आर्मलेस को अच्छा खासा डैमेज दे देता है, लेकिन आर्मलेस रहा पूरा जंगली आदमी। वो अपनी बॉडी को चेंज करता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, हर एक प्लेयर ने अपने आप को किसी न किसी तरीके से टेक्निक से या फिर किसी मॉडिफिकेशन से अपने आप को एनहांस किया हुआ है। यहाँ पे आर्मलेस ने अपने आप को कटर और चेनसॉ से बनाया हुआ है, जिसमें उसने अपने आप को अभी एक स्पिनर में बदल दिया, और यह है उसकी ताइवानीज टेक्निक। यहाँ पे आपको बता दूं कि अजाकटी एशियन टेक्निक इस्तेमाल करता है, अलिता की मार्शियन टेक्निक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोकलिप्स के बाद भी यहाँ पे कंट्रीज और कल्चर्स को दर्शाया जा रहा है, जो कि अपोकलिप्स स्टोरी में होता ही है। और फिर ये तो जैपनीज स्टोरी है, फाइटिंग स्टाइल्स का नाम तो यहाँ पे बोला ही जाता है। अब अजाकटी आर्म ब्लास्ट की टेक्निक के आगे पूरी तरह बेबस था और उसकी बॉडी के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, सिर्फ बचता है उसका सर। अलिता आके उसे संभालती है और उसे कहती है कि अब तुम आराम करो, अब इससे मैं निपटूंगी। और अब आएगा ना मजा। आर्मलेस तो तैयार ही था इस मौके के लिए, क्योंकि पिछले वॉल्यूम में जो अलिता ने इसका मजाक बनाया था उसके ऊपर इसने कहा था कि आज वो अलिता को मार के रहेगा। अलिता अपने डमेस्कस ब्लेड का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रही थी और दोनों ही लड़ते हुए पहुंच जाते हैं रोलर कोस्टर एरिया पे, जहां पर अलिता उसे आगे पहुंच के उसके ऊपर से अटैक करने की कोशिश करती है। तो आर्मलेस भी अपनी फॉर्म फिर से चेंज कर लेता है। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फाइनल अटैक करने वाले थे। अलिता अपने डमेस्कस ब्लेड के साथ थी तो आर्मलेस अपनी चेन्स के साथ था। दोनों को ही अपने हथियारों पर भरोसा था, लेकिन इसमें जीत होती है अलिता की। लेकिन आर्मलेस भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, वो अलिता को चकमा देते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और दोनों ही जाके गिरते हैं अलग अलग जगहों पर। अलिता तो रेस ट्रैक पर ही लैंड करती है, लेकिन आर्मलेस गिर चुका था हेल में और इसके बाद वो हो गया था रेस से बाहर। लेकिन फिर भी वो अलिता को चढ़ा रहा होता है कि चल अच्छा है तू बच गई, वरना आज तो तू खत्म हो जाती। और यहाँ पे अलिता भी उसके हार न मानने वाले और एंड तक ट्राई करने वाले इस एटीट्यूड से बहुत ही इम्प्रेस थी और उसे थोड़ा सा चढ़ा के वहां से चली जाती है। और वहीं रेस में आगे क्रिम्सन विंड फाइनली उस प्लेयर को पकड़ लेती है जो कि बॉल लेके भागा था और बड़े ही आसानी से उसे चकमा देते हुए बॉल को हासिल कर लेती है। और इसी के साथ अब बचे हैं सिर्फ 3 प्लेयर, क्रिम्सन विंड, अलिता और टिंगल। अब जैसा कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे सामना होना था अलिता का क्रिम्सन विंड से और क्रिम्सन विंड भी उसके लिए पूरी तरह रेडी थी। टनल के बाहर ही वो अलिता को बॉल पकड़ा देती है और उससे कहती है कि अब ये बॉल तुझसे लेके दिखाऊंगी। यानी देख रहे हो, सभी के सब इसी को खुला चैलेंज देने के लिए पीछे पड़े हैं। खैर रेस शुरू हो जाती है दोनों के बीच और दोनों एक दूसरे को चकमा देते हुए टनल्स का सामना कर रहे थे। यहाँ पे अलिता को लगा कि उसने क्रिम्सन विंड को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन तभी वो सीधे उसके पीछे प्रकट हो जाती है। यहाँ पर एकदम उसे अपने पीछे देख अलिता घबरा जाती है और एक गलत मूव करती है, जिसके बाद क्रिम्सन विंड उसे पछाड़ के बॉल वापस ले लेती है। ये देख सभी पूरी तरह हैरानी में थे और घबरा चुके थे और सबसे ज्यादा एड उसे डर था कि अगर अलिता ये रेस हार गई तो क्या पता उसका कॉन्फिडेंस ही मर जाए और इसके बाद वो कभी रेस ही न करे। सभी अलिता को ट्यून अप करने में लगे हुए थे और तभी अलिता को होश आ जाता है और वो बोलती है रेड माउंटेन। पहले तो एड को लगा कि अलिता बेहोशी में कुछ बोल रही है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि शायद फिर से उसकी मेमोरी ट्रिगर हुई है और यहाँ पे सच में ऐसा ही हो रहा है। अलिता को फिर से अपना सब कुछ वापस याद आने लग रहा है, जहाँ पे वो याद कर रही है कि वो एक रेड माउंटेन पे प्रैक्टिस करती थी। अब चाहूँ तो एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दे के मैं आपको आगे की मांगा को स्पॉइल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों करना। अभी के लिए आप यही समझ लो कि जैसा कि हमेशा होता ही है, एक याददाश्त भूला आदमी जब वापस उसी जगह पे जाता है तो उसे खुश चीजें फिर से याद आने लगती हैं। वही यहाँ पे अलिता के साथ हो रहा है। जो चीज उसने फाइटिंग में कभी किसी जमाने में की थी वही सब अब यहाँ पे हो रहा है, तो फिर मेमोरी ट्रिगर हो रही है। खैर अलिता जल्दी से ट्यून अप हो जाती है और फिर से रेस पे पहुंच जाती है, जहाँ पे क्रिम्सन विंड उसे फिर से अटैक करती है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को दबोचते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर से आ जाता है एक और रोलर कोस्टर। तो अलिता फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करती है, बीच में ही कूद के वो क्रिम्सन विंड के आगे पहुंच जाती है उस पर अटैक करने के लिए, जिसे क्रिम्सन विंड बड़े ही आसानी से डॉज कर लेती है और कहती है कि क्या तू छोटी बच्ची है, ऐसे छोटे पैतरों से तू मुझे हरा पाएगी। उसके ये कहने की ही देर थी कि अलिता अपने अटैक को चेंज करती है और सीधे से दबोच लेती है, क्योंकि दरअसल अटैक करना प्लान का ऐसा था ही नहीं। अटैक करने का वो सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि क्रिम्सन विंड उसके झांसे में आए और दबोची जाए, और दबोचा भी ऐसा कि सीधा घसीट डाला। और ये हुआ ना एब्सोल्यूट सिनेमा। भाई इस सीन को कोई मूवी में डालो। क्रिम्सन विंड की तो बुरी हालत हो चुकी थी और वो लड़ने लायक नहीं बची और बॉल उससे गिर के चली जाती है हेल में, जिसके बाद नियम के अकॉर्डिंग फिर से बॉल लाई जाती है, लेकिन रेस ट्रैक के मिडिल में, जहाँ पे था कौन, टिंगल। बॉल उसे मिल जाती है और तभी टाइम अप हो जाता है। यानी हाँ, रेस का विजेता हुआ टिंगल। टिंगल का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन पब्लिक पूरी तरह गुस्से से भर जाती है। वो टमाटर आलू की बरसात कर देती है, फैंस को तोड़ने लग जाती है और सबराई की ओस मचा देती है और इसी के साथ ये रेस हो जाती है खत्म। इसके बाद हम फिर से जेसुका के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ईडो उसका इलाज कर रहा था और सभी इसी रेस को देख रहे थे।
यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो ने एक ट्रांसमीटर बना दिया है जिससे समायरा की ब्रेन वेव्स को जेसुकन से कनेक्ट किया जा सके, ताकि अगर फिर से उसे अटैक आए और वो बेहोश हो तो समायरा उसे जगा सके। हालांकि ये कोई इलाज नहीं है और जेसुकन भी जानता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। ईडो जेसुकन के लिए दुखी था क्योंकि वो जानता है कि जेसुकन भी एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो नहीं चाहता कि वो मारा जाए। यहाँ पर ईडो फाइनली जेसुकन से पूछ लेता है कि आखिर उसकी यह हालत कैसे हुई, वो डॉक्टर कौन था जिसने उसकी ब्रेन सर्जरी की थी। जेसुकन उसे बताता है कि जब उसने मोटर वर्ल्ड की शुरुआत की थी कई सालों पहले, तब एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था रेस ट्रैक पर, जिसकी चपेट में वो आ गया और उसके ब्रेन को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी और सभी हार मान चुके थे। तभी एक अनजान डॉक्टर ने आकर उसका इलाज किया जिसके सर पे ईडो जैसा ही निशान था। ईडो समझ जाता है कि वो इंसान भी एक जालिमवासी था जिसने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जेसुकन के पूरे ब्रेन की रिकंस्ट्रक्शन की, जिससे उसकी नर्वस सिस्टम और उसकी क्षमता बढ़ गई। इसी वजह से वो मोटर वर्ल्ड को चैंपियन बन पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि एड टीवी पर अलीता के द्वारा सेलेक्ट हुए प्लेयर्स के नाम अनाउंस करता है, जिसमें पहला नंबर तो अजा कटी का ही है। इसके बाद है क्रिम्सन विंड, टेगल को भी अलीता ने सेलेक्ट कर लिया और साथ ही सेलेक्ट किया है आर्मब्लेस्ट को। ये चारों ही अलीता के साथ टीम अप करके जेसुकन का सामना करेंगे। नामों को अनाउंस करने के बाद एड अपने लोहार वाले दोस्त की दुकान पे जाता है जहाँ पे उसने अलीता का डमेस्कस ब्लेड दिया हुआ था उसकी मरम्मत कराने के लिए। और यहाँ पर हमें और भी सारी बातें क्लियर होती हैं। हमें पता चलता है कि एड और जेसुकन दोनों ने ही मोटर वर्ल्ड को एक साथ स्टार्ट किया था, बल्कि दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे कट्टर रिबेल थे। दोनों ही फेमस थे, लेकिन जेसुकन के साथ जो हादसा हुआ था उसमें एड भी घायल हुआ था। लेकिन जब दोनों ही ठीक होने के बाद मोटर वर्ल्ड की रेस में फिर से उतरे तो दोनों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर बन चुका था। एड के लाख कोशिश करने के बाद भी वो जेसुकन की बराबरी अब नहीं कर पा रहा था, जो कि हम जानते ही हैं क्यों। उसने हर तरह का ड्रग और महंगे से महंगा इंजेक्शन इस्तेमाल कर डाला ताकि वो जेसुकन कम से कम आधे के बराबर हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ड्रग्स ने उसके दिमाग पे ऐसा साइड इफेक्ट किया कि उसे मोटर वर्ल्ड की शक्ल छोड़ना पड़ा। और यहाँ पर एक बार फिर ये मांगा हमें रियल वर्ल्ड की याद दिलाती है, क्योंकि असली दुनिया में भी स्पोर्ट पर्सन्स एथलीट्स किसी कॉम्पिटिशन और रेस के लिए ड्रग्स लेते ही हैं, जिसे डोपिंग कहते हैं और जो कि इलीगल भी है। हालांकि थोड़ी हमदर्दी यहाँ पे एड के लिए बनती है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कैसे एक हादसे ने दो लोगों को इफेक्ट किया है, लेकिन अलग अलग तरीके से। और इसलिए एड का सपना बस यही है कि उसकी अलीता जेसुकन को हरा सके, और जिसके लिए वो अपना तन मन और धन सब कुछ लुटा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रैप यार्ड में जहाँ पे है अलीता और वो किसी से मिलने आई है। तभी वहाँ पे ईडो आ जाता है और अलीता उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड मूवमेंट बना हुआ था, क्योंकि ह्यूगो की मौत के बाद से जो कि सेकंड वॉल्यूम में हुई थी उससे अब जाके यहाँ पे प्रॉपर मिल रहे हैं। इससे पहले ये पिछले वॉल्यूम में जेसुकन और एड के साथ मिले थे, लेकिन वहाँ पे ये दोनों ही अनजान होने का नाटक कर रहे थे। यहाँ पर ईडो अलीता को बताता है कि उसने मोटर वर्ल्ड के ऊपर रिसर्च की और उससे पता चला कि ये गेम भी फैक्ट्रीज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी इनडायरेक्टली तिफारीज ने ही इस गेम को क्रिएट किया है और इसे फंड कर रहे हैं। और वो इसकी वजह भी बताता है, जो कि साफ है कि अपोकलिप्स के बाद से इंसानों के पास कुछ तो बचा नहीं जो यहाँ पे आके बसने लगे और जालिम को सर्व करने लगे। जालिम के लिए सारी फैसिलिटीज और सर्विस यहीं से तैयार होकर आती हैं, और अगर यहीं के लोग चले जाएं या कुछ हो जाए तो फिर जालिम का क्या होगा। इसलिए जालिम के लोगों ने मोटर वर्ल्ड को बनाया है ताकि यहाँ के लोग किसी चीज को देख सकें, उस पर पैसा लगा सकें, उसके लिए जी सकें। जैसा कि हम जानते हैं रियल लाइफ वर्ल्ड को भी देख लीजिए, लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन किस पे। एक पल के लिए सोचो, अगर सरकार मूवीज को, टीवीज को, गेम्स को और सारी चीजों को हटा दे और कहे कि आप सिर्फ काम करो और बदले में पैसे कमाओ, तो जरा सोचो दुनिया कैसी होगी। इस चीज को कई सारी मूवीज में भी दिखाया जा चुका है कि अपोकलिप्स के बाद जब लोगों पे कुछ भी नहीं बचता और यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है किसी तानाशाह की, तो वो भी कुछ गेम या स्पोर्ट्स कराते हैं जिनके सारे इंसान जी सकें। वरना ये सवाल हमारे दिमाग में घर बनाने लग जाते हैं कि हम कमा किसके लिए रहे हैं, हम जी किसके लिए रहे हैं, हम है किस लिए। अब ज्यादा अच्छे से तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे ईडो अलीता को बताता है कि मोटर वर्ल्ड की दुनिया में लोगों के लिए एक चैंपियन एक भगवान की तरह है जिसकी ओर वो देख के वो जिंदा रहते हैं। वो अलीता से पूछता है कि क्या तुम भी यही बनना चाहती थी, तो अलीता कहती है कि नहीं। वो अपने दिल की बात फाइनली खुल के बोल देती है। वो कहती है कि ह्यूगो की मौत के बाद से उसे लगा कि अब उसके लिए भी जीने की कोई वजह नहीं है। उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उसके अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसे कहा कि अभी उसका समय नहीं आया है। उसकी यादों में एक दूसरा इंसान फंसा हुआ है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, लेकिन अभी भी उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो अधूरा छूटा हुआ है, जिसको पूरे किए बिना, जैसे जाने बिना ये इस दुनिया से नहीं जा सकती। और इसलिए उसने मोटर वर्ल्ड को चुना ताकि वो अपने पास्ट को फिर से याद कर सके, वो जान सके वो कौन सा इंसान है जो इसके अंदर जी रहा है, वो कौन सी यादें हैं जो इसे आज भी मरने नहीं दे रही। इस पर ईडो अलीता को वो बात याद दिलाता है जो उसने बहुत पहले उससे कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कितने भी मुकाम आए, लेकिन अलीता हमेशा वही अलीता रहेगी जिसे ईडो जानता है। और ये बात अलीता ने ईडो से कही थी वॉल्यूम 1 में, जब उसने उसे बरसर बॉडी दी थी। ईडो कहता है कि उसे आज भी अलीता की उन्हीं बातों पर भरोसा है। उसे आज भी भरोसा है कि उसकी अलीता वही अलीता है जिसे वो प्यार करता था, क्योंकि अलीता ही उसकी एकलौती फैमिली है। इसके बाद ईडो वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, और अगर तुम कभी भी मोटर वर्ल्ड से बोर हो जाओ तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और यहाँ पे आप अलीता का रिएक्शन देख ही सकते हो, जिसे मैं तो अपने शब्दों में बयान नहीं करने वाला, वो आप खुद ही समझ जाओ।
इसके बाद हम देखते हैं जेसुकन को, जो कि अपने गुरु से मिलने आया है अपनी बड़ी रेस से पहले। वो अपने गुरु को बताता है कि उसकी हालत क्या है और क्या हो रहा है। जेसुकन बताता है कि उसे डर है अपनी मौत का, एक ऐसी मौत जो कि कभी भी आ सकती है बिना उसे पता चले। जिस पर उसका गुरु उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम मशीन हो, मैंने तुम्हें एक कमजोर इंसान की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह बनाया है। हमारे लिए मौत और जज्बात की कोई कीमत नहीं है। एक काम करो, अपनी बहन को ही मार दो, सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। वाह जी गुरु जी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एड और अलीता को, जहां पे अलीता एड को बताती है कि उसने अब फैसला कर लिया है कि वो मोटरबॉल को छोड़ देगी अपनी आखिरी रेस के बाद। जिस पे एड पूरी तरह भभक जाता है। वो उससे कहता है कि ये इतनी बड़ी शोहरत, इतनी शान और इतना सारा सम्मान तुझे क्या बेकार चीज लगती है? तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? यहाँ पे एड का ऐसा बर्ताव देख अलीता पूरी तरह हैरान थी। उसे लगा कि कम से कम सब में एड तो होगा जो उसे समझ सके। उसके इस बर्ताव को देख के वो बहुत ज्यादा निराश थी और उसे कह देती है कि अपनी शोहरत और अपनी इज्जत अपने पास रख। जिस पे एड उसे चांटा मार देता है। वो अलीता से कहता है कि तू हमेशा से ही मतलबी थी, लेकिन आज तो तूने हद कर दी। और उसका हाथ पकड़ उसे मिस्टर थॉमसन के पास ले जा रहा होता है ताकि और भी नई रेस के लिए वो साइन अप कर सकें। वो बाजार की भीड़ में से होकर जा रहे थे, जहाँ पे कई सारे अलीता के फैंस उसे चेयर अप कर रहे थे। एड उन सबको पार करते हुए जा रहा था, लेकिन तभी एक अजीब सा इंसान उनका रास्ता रोक लेता है। वो एक सरफरा सा आदमी था जिसने पाइप से एक नकली कैनन बनाई थी बारूद लेके अलीता को मारने के लिए, क्योंकि स्क्रैप यार्ड में बंदूक तो होती ही नहीं। यहाँ पे अलीता का ध्यान तो था ही नहीं, तो एड ही उसको बचाता है, लेकिन इसमें बेचारा खुद मारा जाता है। अलीता तुरंत ही उस पागल आदमी को ठिकाने लगा देती है। बेचारा एड, इसकी तो ट्रेजेडी हो गई। अपना आखिरी सपना भी वो पूरा नहीं कर पाया, ना ही उसे देख पाया। वो अलीता को अपना डमेस्कस ब्लेड दे देता है और उसे कहता है कि सुन, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में कभी किसी से हारना मत। और ये कहते हुए वो मर जाता है। इसके बाद अगले दिन रेस की तैयारियों में हर कोई लगा हुआ था। सारे रिसेप्शन बूथ और सिस्टम खरीदे जा रहे थे रेस के लिए। आज के इतने बड़े मैच को जालमवासी भी ऊपर से देख रहे थे ब्रॉडकास्ट के जरिए, और वहां से लाइट भी छोड़ी जा रही थी ताकि इस मैच को दिखाया जा सके। यहाँ पे हम देखते हैं चैलेंजर टीम को, जिसमें है हमारी अलीता, अजाकटी, क्रिम्सन विंड, आर्मब्लेस्ड और टिंगल। बाकी सब तो रेस की चकाचौंध में लगे हुए थे, लेकिन अलीता थी दुविधा में। वो सोच रही थी एड के बारे में। वो सोच रही थी कि उसकी मतलब जिद ने एड की जान ले ली। यहाँ पे हमें थोड़े फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जैसे कि उम्बा एड की मौत के बाद बहुत ही दुखी है, क्योंकि उसके साथ ही उसका जीवन चलता था। उसके बिना उसका क्या होगा। रेस से पहले अजाकटी भी अलीता से मिलने आता है और उससे पूछता है कि सिस्टर, क्या ये सच है कि तुम मोटरबॉल छोड़ने वाली हो? वो उससे कहता है कि उसकी वॉरियर स्पिरिट का अब क्या हुआ, क्या ये सब उसके लिए एक मजाक था? वो सब यहाँ पे रेस करते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं, क्योंकि मोटरबॉल में रेस करना ही उनका असली मकसद है। वो कहता है कि क्रिम्सन विंड हो या आर्मब्लेस्ड या फिर टेगल या फिर कोई भी प्लेयर, वो सभी ट्रू मोटरबॉल प्लेयर है, लेकिन अलीता नहीं। अलीता बस एक आउटसाइडर है, और अलीता भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो एक आउटसाइडर है। और हाँ, यहाँ पे ये सीन भी आप पहचानते ही होंगे, मूवी वाला जो है। इन्हीं सब ख्यालों के बीच स्टेडियम में एंट्री होती है चैंपियन जेसुकन की, जिसके आते ही ऑडियंस के बीच में एक अलग ही अंदाज शुरू हो जाता है। यहाँ पर अलीता की तरह जेसुकन भी अपने पलों को याद कर रहा था, जिन्हें ठान के वो यहाँ पर रेस करने आया है। अपनी मौत से वो पूरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन समायरा के उसे चेयर अप करती है और उसे गुड लक चार्म देती है। वो कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसका भाई जरूर जीतेगा। अपनी बहन की मासूमियत और प्यार देखते हुए जेसुकन पूरी तरह पिघल जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो समायरा से कहता है कि इस रेस के बाद वो ईडो से शादी कर ले, और ये कहते हुए वो उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ पे आप ज्यादा ऑकवर्ड फील मत करना, क्योंकि ईडो की उम्र असल में मांगा के अंदर ज्यादा है ही नहीं। वो तो मूवी में उसे दिखाया गया है थोड़ी ज्यादा एज का, क्योंकि उसे अलीता का फादर फिगर बनाना था। जेसुकन ईडो को बताता है कि उसने समायरा को बेहोश कर दिया है, और अब रेस के खत्म होने से पहले तो वो जागने नहीं वाली। जिसपे ईडो घबरा जाता है और उससे कहता है कि ऐसा क्यों? जेसुकन ईडो से कहता है कि समायरा को पूरा भरोसा है कि जेसुकन जीतेगा, क्योंकि वो एक चैंपियन है। समायरा का भरोसा ही उसकी असली ताकत है। आज तक उसने रेस की थी अपने लिए या फिर चैंपियन के ओहदे के लिए, लेकिन आज वो पहली बार अपनी आखिरी रेस करेगा तो समायरा के लिए। अब रेस शुरू होने वाली थी और सभी अपनी पोजीशन पर थे। चैंपियन होने के नाते जेसुकन सबसे पीछे खड़ा हुआ था और चैलेंजर सबसे आगे। बीच में थे सारे प्लेयर्स। और अब आप जाके फाइनली देख पाओगे कि असल में जेसुकन है क्या चीज। रेस शुरू हो जाती है बॉल के फेंकते ही, और सभी प्लेयर स्टार्ट हो जाते हैं। जेसुकन थोड़े पीछे था, लेकिन सिर्फ पलक झपकते ही वो सबके पास आ जाता है। सबसे पहले वो आर्मब्लेस्ट पे हमला करता है। आर्मब्लेस्ट उसे बचने की कोशिश करता है, तो जेसुकन उसे अपनी टेक्निक दिखा देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी मशीन क्रंच है क्या चीज। उसने कुछ ही सेकंड में आर्मब्लेस्ट के टुकड़े कर दिए, जिसे देख के सभी हैरान थे। जरा सोचो, अब तक हम जिसको सबसे खतरनाक समझते आ रहे थे या फिर देखते आ रहे थे, उसका क्या हल कर दिया। टेंगल जेसुकन पर झपटता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद अजाकटी की बारी आती है, जो कि जेसुकन से निपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसुकन उस पर भी अपनी मशीन क्रंच दिखा के उसके चिथड़े उड़ा देता है। ये देख अलीता जेसुकन की तरफ बढ़ती है, तो क्रिम्सन विंड बॉल पकड़ने की कोशिश करती है, जिस पर जेसुकन आर्मब्लेस्ट की चेन जो उसके गले में अभी भी फंसी हुई थी उन्हीं को दे मारता है और क्रिम्सन विंड के टुकड़े कर देता है। अलीता उस पर अटैक करती है, तो उन्हीं चेन से वो अपने आप को बचाता भी है। फिर वो अलीता को दूर फेंक मारता है और बॉल को हासिल कर लेता है। अब पता चला किस बात का चैंपियन है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इसने पूरी टीम को निपटा दिया।
जैसुकन के हमले से अलीता के दिमाग पर असर पड़ता है और वो फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और वो खड़ी थी मार्स पर। उसे फ्लैशबैक आ रहे थे और उसे मिलता है अपना एक मास्टर जो अलीता को यूको के नाम से पुकारता है। अलीता पूरी घबराई हुई थी, उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। एक ही समय में उसके सामने दो दुनियाएं चल रही थी, लेकिन अलीता फिर भी खड़ी होती है क्योंकि अपने पास्ट को जानने के लिए उसे अपने प्रेजेंट से सामना करना ही होगा। जैसुकन उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी अलीता उसे बड़ी ही आसानी से डॉज करते हुए उस पर अटैक करती है। अलीता के ब्लेड से जैसुकन एक ही बार में निपट जाने वाला था, लेकिन वो अपने दिमाग को चलाते हुए उसे लात मार के उससे अलग हो जाता है। लेकिन अलीता के अटैक ने जैसुकन के हेलमेट के टुकड़े कर दिए थे, जिसे देख के पूरी पब्लिक हैरान हो चुकी थी। और ये देख जैसुकन भी पूरा खिलखिला उठता है। वो अलीता से कहता है इस भीड़ के लिए तो ये सिर्फ आम रेस है, लेकिन अलीता तुम और मैं जानते हैं कि हम किसी बड़े ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। ये कहते हुए जैसुकन बॉल को फेंक देता है क्योंकि अब बारी होने वाली है 1-on-1 मैच की। और यहाँ पे इस आर्टवर्क की अहमियत आप देख सकते हो क्योंकि दो महान वॉरियर्स एक दूसरे के सामने हैं। वहीं ईडो समायरा के साथ ऑडियंस के बीच में बैठा हुआ था और वो दो बोतलों को हाथ में लिए समायरा से कहता है कि आज अलीता वापस घर लौट आएगी और तुम्हारे भाई की जीत की खुशी में हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। रेस ट्रैक के दूसरे हिस्से पे घायल प्लेयर्स को भी उठाया जा रहा था, जहाँ पे आर्म ब्लेस्ट वैसे तो अब तक बहुत तगड़ा बन रहा था। अब जैसुकन से लड़ने के बाद डर के मारे बस यही कहा जा रहा है कि वो तो एक मॉन्स्टर है और टेंगल तो अभी भी लड़ना चाहता है। खैर हम वापस आ जाते हैं रेस पे, जहाँ पे जैसुकन अलीता पे हमला करता है तो अलीता बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेती है। वो जैसुकन पे अटैक करती है और तभी अलीता की मेमोरी फिर से ट्रिगर होती है और दोनों ही पहुंच जाते हैं मार्स के एरिया पे, जो कि सिंपल अलीता ही इमेजिन कर रही है। यहाँ पे दोनों की अच्छी खासी दावेदारी चली हुई थी, जैसुकन जिसकी मशीन क्रंच है और अलीता जिसकी पंजर क्रंच है डमेस्कस ब्लेड के साथ। और पूरी भीड़ मिलकर दोनों को ही चेयर कर रही थी, जहाँ पे एक आदमी जैसुकन के लिए चेयर कर रहा था कि वो अलीता की खोपड़ी फोड़ दे, तो ईडो उसकी फोड़ देता है। फिर दूसरा बगल वाला अलीता के लिए चेयर कर रहा था कि वो जैसुकन को मार दे, तो इस बार ईडो दिमाग चलाते हुए बोतल को बचा के उसे पाइप से ही शांत कर देता है। और इसे आप एंजॉय कर लो क्योंकि मूवी के अंदर ऐसा कुछ दिखाने नहीं वाले, क्योंकि ऐसी सिली चीजें मांगा के अंदर ही अच्छी लगती हैं। खैर अलीता से लड़ते हुए जैसुकन की आंखें धुंधली होने लगी थी, तो वो समझ जाता है कि उसका टाइम आ रहा है। अगर उसने जल्दी ही मैच को खत्म नहीं किया तो वो खुद ही मर जाएगा। इसलिए हड़बड़ी में वो मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अलीता को दबोच लेता है उसे मारने के लिए। अब अलीता को खतरे में देख टिंगल सीधे जैसुकन से भिड़ जाता है। जैसुकन के एक अटैक में ही टिंगल की पूरी बॉडी ब्लास्ट होकर आग पकड़ लेती है। अब ये शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसकी बॉडी की साइज के हिसाब से उसका फ्यूल टैंक भी बहुत बड़ा था। टिंगल की मौत से अलीता पूरी तरह दुखी हो जाती है और गुस्से भरी आंखों में जैसुकन की तरफ बढ़ती है। वो एक के ऊपर एक हमला करती जाती है और जैसुकन पूरी तरह बेबस हो चुका था। वो अपनी पूरी बॉडी को और अपने दिमाग को गलते हुए महसूस कर पा रहा था। अलीता फाइनल ब्लो मारती है और उसे दूर जाके फेंकती है और उसकी यादें भी फिर से ट्रिगर होने लगती है, जिसकी वजह से वो फिर से पहुंच जाते हैं मार्स में। वहीं जैसुकन तो कुछ रिएक्ट कर ही नहीं रहा था। आग में उसकी बॉडी जल रही थी और साथ ही साथ जल रहा था समायरा का दिया हुआ लॉकेट। अलीता को लग रहा था कि शायद जैसुकन अब नहीं उठेगा, क्योंकि उसने अपने हार्ट साहियोन के अटैक से जैसुकन के आर्टिफिशियल हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका मतलब अब सिर्फ कुछ ही समय की बात है और जैसुकन अपने आप ही हार जाएगा, क्योंकि अब तो उसे मरना ही है। लेकिन अलीता के लिए बदकिस्मती, क्योंकि जैसुकन के अंदर भी कुछ जागता है। जैसुकन के अंदर भी एक वॉरियर की स्पिरिट है। उसकी बहन के लिए उसका प्यार और उसका डिटर्मिनेशन, उसकी ची भी किसी से कमजोर नहीं है। अपनी बहन के लॉकेट को हाथ में लिए वो उठ खड़ा होता है और अलीता की मेमोरी उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो देखती है जैसुकन को एक इंसानी अवतार में। अलीता का मास्टर भी पीछे प्रकट हो चुका था, जो अलीता को समझा रहा था एक ऐसी फाइटिंग टेक्निक के बारे में जिसे आज तक कोई अचीव नहीं कर पाया। अलीता अपनी पूरी शक्ति से जैसुकन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तो जैसुकन भी अपने आखिरी हमले में अपनी सारी शक्ति लगा के अलीता पे दे मारता है और यहाँ पे है पूरी फेटैलिटी, क्योंकि अलीता पूरी तरह हार चुकी है। अलीता बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड वाले और उम्बा मिलकर अलीता को जगाते हैं। अलीता उठते ही जैसुकन के बारे में पूछती है और यहाँ पे उम्बा उसे दिखाता है कि जैसुकन का क्या हुआ, और हम देखते हैं कि जैसुकन मर चुका है। इतना सब होने के बाद भी अपने आखिरी पलों में जैसुकन ने ईडो को दिया हुआ अपना वो वादा पूरा किया। उसने अलीता को जान से नहीं मारा। जैसुकन की इस महानता पे ईडो भी रोते हुए उसके लिए टोस्ट कर रहा होता है और इसी के साथ यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी अलीता बैटल एंजल एंजल ऑफ विक्ट्री। अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और ये ही मोटरबॉल का एंड है। यहाँ पे इसके बाद मोटरबॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद अलीता की एक बिल्कुल ही नई जर्नी शुरू होने वाली है। तो आप बताइए आपको ये मोटरबॉल की आर्क कैसी लगी। 3rd वॉल्यूम और ये 4th वॉल्यूम, सिर्फ यही 2 वॉल्यूम है जो कि मोटरबॉल की स्टोरी को कवर करते हैं। और इसके अलावा एक साइड वॉल्यूम भी है जो कि एक दूसरे कैरेक्टर पर बेस्ड है, वो भी मोटरबॉल की स्टोरी को दिखाता है। अगर आपको वो स्टोरी देखनी हो तो बता दीजिएगा। अगर इस स्टोरी की बात करूं और जैसुकन के साथ के एंडिंग को बात करूं तो मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा एपिक रही। जैसुकन की वॉरियर स्पिरिट सिर्फ अलीता को ही नहीं हम सबको भी प्रभावित करती है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे। बोलने से वो फीलिंग आती ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है, एक एक सीन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है कि आप वो फील कर सकें जो मैंने किया था। इसी के साथ बैटल एंजल अलीता की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो, लाइक करो और किसी को शेयर भी कर दो अगर आपको कोई मांगा या फिर अलीता फैन ही मिलता है। हम मिलेंगे अलीता बैटल एंजल की किसी और वीडियो में। एंड अंटिल देन, farewell.